नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के हर उस इलाके का हम जायजा ले रहे हैं जहां पर बुनियादी सुविधाओं को तरसते स्थानीय रहवासी बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। आज हम बांद्रा पूर्व में झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, जहां पर वॉचडॉग फाउंडेशन के परचम तले यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कोसा जा रहा है सरकार की आर्थिक नीतियों को। खास करके अपने दर्शकों को इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आर्थिक राजधानी मुंबई को शंघाई बनाने का सपना राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी था। खास करके मुंबई में बड़े पैमाने पर उन झोपड़ों को बसाने के लिए राज्य सरकार ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत साल 1996-97 में की, जब महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति सरकार थी। मुख्यमंत्री मनोहर जोशी साहब ने इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए हरी झंडी तो दिखाई थी, लेकिन उस हरी झंडी दिखाने के बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर विकास कार्य की शुरुआत हुई कुकुरमुत्ते की भांति। लेकिन जिन जिन इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य शुरू हुआ, वहां पर भ्रष्टाचार का दीमक इतने अंदर तक जा घुसा कि ना विकास हो पाया, ना लोगों को उनका अधिकार मिल पाया। लोगों के मकान टूट गए। हमने हाल ही में मरोल चांदीवली जो अंधेरी पूर्व में काबिज है, वहां की स्थिति हमने अपने दर्शकों को बताई थी कि 10 साल पहले उनके मकानों को तोड़ दिया गया। 3314 में गुमराह करके प्रशासन को यह बताया गया कि यह जमीन खाली पड़ी थी, यहां पर विकास करना वक्त की जरूरत है। लोगों के मकान टूटे, ना किराया मिला, ना उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था दी गई। लेकिन अब उसी की भांति मुंबई के विले पार्ले पश्चिम एसवी रोड पर एक इलाका बसता है प्रेमनगर। उस प्रेमनगर में सालों साल से विकास कार्य की शुरुआत तो हुई है, लेकिन यह विकास कितना हो पाया है, पैमाना कितना है, आज खुद ही हम वॉचडॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष निकोलस अल्मेडा साहब से पूछते हैं। अपने चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्क लगाकर यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मामला क्या है निकोलस अल्मेडा साहब? सब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाम देते हैं कि उनका एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, लेकिन महाराष्ट्र के और मुंबई के अंदर सबका विनाश हो रहा है एसआरए के नाम पे। एसआरए का एक फुटबॉल गेम अभी देखा हम लोग ने सब, जब अधिकारी को मिलने को गया, अधिकारी सामने सामने बैठे हैं, तहसीलदार और कलेक्टर के अधिकारी और एसआरए के, एक दूसरे के ऊपर आरोप दूसरे लगा रहे हैं। हमने ये बताया कि आपने एसआरए वाले ने इसके अंदर एलओए जो परमिशन दिया उसके अंदर 4 ट्रांसिट कैंप बनाने को बोला, एक अभी खाली बनते जा रहा है, उसके अंदर 32 खोली है। सब टोटल यहाँ कम से कम 2000 लोग रहते हैं और 32 खोली का एक एसआरए का एक खाली नमूना दिखा के, एक आईना बता के लोगों को बोलते हैं कि ट्रांसिट कैंप बनाया, तुमको ट्रांसिट कैंप मिलेगा। लेकिन जोर ज़बरदस्ती इसके अंदर सेटिंग करके कलेक्टर के साथ में, तहसीलदार के साथ में ये सेटिंग करके लोगों को ज़बरदस्ती बारिश के दिन में, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंसानियत के तौर पर इनको तोड़ा नहीं जाना चाहिए, इनको भाड़ा दो, इनको हिसाब से आप न्याय दे के इनको किधर तो भी न्याय दो। मैं 10 तारीख का एक किस्सा बताता सोम। यहाँ के नायब तहसीलदार येवले, राजन येवले, ये आए थे और मैं उस जगह पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद में एक गोविंद करके ये मन्नू राठौड़ का फैमिली मेंबर, मन्नू राठौड़ का कोई सगे वाला मर गया था, वो राजकोट गया था, तो 2 दिन के बाद वो आने वाला था। उस घर के अंदर उसकी बीवी थी, उसकी एक बहू थी और 3 बच्चे थे, और वो बहू उसकी प्रेग्नेंट थी, जस्ट हॉस्पिटल से आई थी 1 दिन पहले। और उसके अंदर फिर भी उसने क्या किया, माँ को पहला धक्का मार के पुलिस वाले ने और ये अधिकारी के सामने, एक ये बिल्डर के गुंडे लोग ने, बाउंसर लोग ने, पुलिस अधिकारी के सामने इनको धक्का मार के एक औरत को थोड़ा अटैक आया, मन्नू राठौड़ की औरत को थोड़ा, और उसको रोड पे लेके जाना था हॉस्पिटल। अगर बिल्डर को थोड़े अंदर देता तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, लेकिन हॉस्पिटल नहीं लेते हुए उसको रोड पे तड़पाया, और तड़पाने के बाद में वो जोर जबरदस्ती करके वो जो लड़की, उसकी बहू जो प्रेग्नेंट थी, वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, उसको खींच के नीचे लाया और फिर बाद में तोड़ दिया, झोपड़ा मकान को तोड़ दिया साहब। अभी 5 नोटिस दिया था उस दिन तोड़ने के लिए, एक वो कोने में तोड़ता है, एक वो कोने में तोड़ता है, एक वो कोने में तोड़ता है। आपको क्या करना है? 27,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है सर, 27,000 स्क्वायर मीटर, वो भी आर्थिक राजधानी मुंबई की वो प्राइम लोकेशन की वो प्लॉट, जहां की जमीन की कीमत लगातार आसमान को छू रहा है। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, जिस नगर विकास के आप मुखिया हैं, आखिर उस नगर विकास में चल क्या रहा है?
वीडियो जर्नलिस्ट एफएस पटेल अपने कैमरे के लेंस को इस झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के नेम प्लेट पर ले जाएं और इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को बताएं कि ये पुनर्वास का प्राधिकरण, झोपड़पट्टी के पुनर्वास का प्राधिकरण, लेकिन इस प्राधिकरण के मुख्य द्वार पर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग अपने बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन है कि मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा है। निकोलस अल्मेडा साहब, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली साहब ने कुछ दिन पहले सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक जानकारी मांगी थी सारे प्राधिकरण से कि इस सारे प्राधिकरण में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों की संख्या कितनी है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अनिल गलगली साहब ने सोशल मीडिया साइट्स पर जो पोस्ट वायरल किया हो रहा है उनका, उसमें साफ तौर पर इसका उल्लेख है कि यहां पर मैक्स टू मैक्स एम्प्लॉई ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। 80% लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है सब। जिस कार्यालय के 80% अधिकारी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, उस कार्यालय से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? विकास का पैमाना कितना होना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि साल 2022 तक देश की हर व्यक्ति को उसका एक अपना आशियाना मिलेगा, लेकिन यहां पर 20 साल से अधिक वास्तव्य कर चुके लोगों के मकानों के ऊपर बुलडोजर का तलवार लटक रहा है, डेमोलेशन का तलवार लटक रहा है। सकते में है लोग, आहत है, जिज्ञासा बनी हुई है कि कोई तो सामने आए और इन्हें इनकी समस्या से निजात दिलाए। एमपी पूनम महाजन, एमएलए अमित साटम, पराग अलवनी भारतीय जनता पार्टी के, कुल मिला के चाहे अमित साटम हो साहब, चाहे पराग अलवनी हो, है तो भारतीय जनता पार्टी के, सरकार भी सूबे में भारतीय जनता पार्टी की है। आपको क्या लगता है नगर सेवक भी भारतीय, कितनी पारदर्शिता है? नगर सेवक भी भारतीय जनता पार्टी, नगर सेविका भी सुनीता मेहता पर ये सर। अभी ये मेरे को बताओ, आप प्रेम नगर की झोपड़पट्टी में जब आपको वोट चाहिए था, ये तीनों जन को तो हाथ जोड़ के आप लोग ने बोला ताई माई विचार करा आणि आम्हाला मतदान करा। ताई माई अक्का विचार करा पक्का आणि आमचा हा चुनाव चिन्हवर मारा सिक्का। ये एक जब जब चुनाव आता है तब तब अपनी जनता के बीच जाने वाले नेता हाथ में कटोरे लेके चांद दिखाने का काम करते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब वो जीत कर जाते हैं तो लौट कर नहीं आते। एक पार्ट एंड पार्सल है प्रेम नगर। वैसे देखा जाए तो मुंबई के कई इलाकों में सालों साल से विकास कार्य तो चल रहा है, लेकिन विकास का ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार में जो मुखिया है देवेंद्र फडणवीस साहब, वो प्रेमनगर की जनता को कितना निजात दिलाते हैं। आपसे जानना चाहता हूं, जो पारदर्शिता की बात कही जाती है, सूबे की सरकार ने कहा था कि हम अगले 5 साल पारदर्शिता से काम करेंगे। एसआरए के तो मुखिया है, कितनी पारदर्शिता है? यहाँ के गृह राज्य मंत्री थे, गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता जी ने हम लोग को बुलाया था। हम लोग सब वहाँ पे मिलने गए, साथ में पराग अलवनी भी साहब थे। और 27 सितंबर 2016 में हमारे सामने उन्होंने इस तरह ऑर्डर दिया कि ये डॉक्यूमेंट देखने बोला, स्टॉप वर्क का नोटिस दे दिया, आज का काम बंद करो। 2 दिन के अंदर हम लोग उसका कॉपी लेने के लिए 2 दिन तक हमको मिनट्स कॉपी नहीं मिली। बाद में पता चला कि ये सब मैनेज हो गए और हमको बोल दिया, वो बिल्डर ने उनको आके रातों रात में विश्वास पाटिल ने इन लोग के बीच में का दलाली कर लिए। विश्वास पाटिल में दलाल करके बिल्डर और प्रकाश मेहता का मैनेज करके दे दिया। और प्रकाश मेहता जी ने ये लोग पैसा लेके हम लोग बोला दूसरा दिन से काम करो करके। ये हम अफसोस होता है, मराठी मूल में एक कहावत है, मी मारण्यासारखा करतो तू रडण्यासारखा कर। हमारी और तुम्हारी जुगलबंदी, कुल मिला के नेतागिरी की जो भाषा है, आम जनता सबक समझ चुकी है और जागरूक भी हो चुकी है। लेकिन ऐसे में अपने हाथ में कटआउट लेकर प्रेमनगर एसआरए भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री जी हमारा घर बचाओ, हमें न्याय दो, अपने चेहरे पर मास्क पहना है महिलाओं ने भी, पुरुषों ने भी, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मास्क इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। और ये कोई चिढ़ाने के लिए नहीं है, ये अपना ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट करने के लिए है कि अपना जो दुख है, अपनी जो वेदना है, अपनी जो करुणा है, वो हम किससे कहें। क्योंकि जब योजनाएं क्रियान्वित की जाती है जनता को लाभ देने के लिए, तो उन योजनाओं का लाभ जनता को कितने हद तक मिल पाता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, चाहे वो नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो या नामदार हो।
महिलाएं बड़े पैमाने पर हैं। महिलाओं से एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? हीरा पांडे। पांडे जी, कहाँ रहते हो आप? हम प्रेम नगर में रहते हैं। कितने सालों से रहते हो? हम हो गया 25 साल हो गया रहते हैं। आपके यहाँ पे विकास कार्य के लिए बिल्डर की कौन से साल आया? हाँ हो गया 97 में आया। हाँ। आज के दौरान में 4 बिल्डर हो गए। जी जी जी, कितने? 4 बिल्डर हो गए। 4 बिल्डर हो गए। हम किसके पास जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? कल हमारा घर तोड़ के हटाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे? किसके पास हाथ फैलाएंगे? चारों बिल्डर में असली बिल्डर कौन है? कोई ने पता नहीं है। ये सवाल पूछने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमने तो विकासक एक देखा, लेकिन यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 विकासक हैं। मानो कि ये ट्रेडिंग चल रही है विकास कार्य की। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब नगर विकास के साथ साथ आप गृह मंत्रालय के भी मुखिया हैं। सूबे में गृह मंत्री कोई नहीं है। ऐसे में आम जनमानस जब लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचता है अपने मन की वेदना को लेकर, अपनी शिकायत लेकर, वहां FIR दर्ज नहीं की जाती। आखिर वजह क्या है? जब इस लोकतंत्र की जनता जनार्दन है तो इस जनता के साथ इतना उदासीन रवैया क्यों अख्तियार किया जा रहा है? आपका नाम जानना चाहेंगे? सुभाष मेंगणे। आप मुझे एक संक्षेप में बात बताइए। यहाँ पर जब विकास की नींव रखी गई तो क्या एनेक्सर 2 तैयार किया गया? नहीं। LOI तो मिला है, लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। आप मुझे ये बताइए कि 4 बिल्डर, अभी एक मोहतरमा बता रही थी वहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बिल्डर है। हमने उनसे कहा असली कौन है? आप बता दीजिए कौन बिल्डर है अस्तित्व में? मुझे अभी तक खुद समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आप वहाँ के रहवासी हैं। रहवासी। क्या उम्र है सर आपकी? 49। और ये कोई इलिटरेट नहीं है, बुद्धिजीवी हैं, सभ्रांत हैं, लेकिन इनके दिमाग में जो भ्रामकता बैठी हुई है वो साफ तौर पर उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये खुद नहीं जानता कि इनके इलाके में विकास कार्य करने वाला विकासक कौन है। अभी इनसे मैं सोसाइटी के बारे में। नहीं, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। मेरी उम्र अभी 66 है। सर क्या नाम है आपका? जमदाद खान। आप ये बताइए। हाँ, ये खुद अपात्र है अभी भी। वो छोड़ो पात्र, वो तो सब यहाँ चलता है। सब पैसा दो तो पात्र होता है और नहीं तो अपात्र है। इतने दावे के साथ? दावे के साथ कहता हूँ। लोग आज क्या 2-3 साल से क्या पात्र करते रहते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आदमी को महीना 2 महीने में रिजल्ट दे देना चाहिए। क्या नहीं है। कुछ साल पहले के साहब हमारे पास एक वीडियो है। आपके यहाँ के पूर्व विधायक साहब अशोक भाऊ यादव कांग्रेस पार्टी के, हमने उनको एक स्टेज पर देखा था। वहां पर सहाना ग्रुप ऑफ कंपनीज के सुधाकर शेट्टी साहब दिखे थे, कई ऐसे लोग दिखे थे। चीज समझ में नहीं आ रही थी। आज आप समझा दीजिए किस बात कर रहे हैं? वो वहाँ विकास कार्य करने के लिए आए थे कि नहीं आए थे? देखो, सबसे आए थे, लेकिन सबसे पहली बात तो ऐसा है ना, उधर अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है। वो जगह की पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। अभी किसी को कुछ पता ही नहीं कि किधर क्या है। वो जगह की तो मैं बोलता हूँ ये प्राइवेट प्लॉट है कि ये पुष्पाकांत भाटिया का, पहले ये अपना भाटिया का? नहीं, उससे पहले इसका था वाडिया ट्रस्ट का। वाडिया ट्रस्ट से पुष्पाकांत भाटिया लिया। पुष्पाकांत भाटिया से म्यूनसिपैलिटी ने स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और PG का उधर बनाने के लिए लिया है। और अब क्या हो रहा है वो आप ही देख रहे हो सामने। आप मुझे एक बात बताइए, एनेक्सर 2 मेंटेन है? इसके बारे में नहीं है शायद। आज जो भी 4 विकासक के वहां पर ऑफिसेस खोले गए हैं, मैं बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, वहां पर रहने वाली जनता की जब बात आई तो हम खुद ये चाहेंगे कि लोग हाथ उठाकर बताएं इसमें से कितने लोगों को जानकारी मिली थी कि प्रेमनगर की जनता जो है, आप हाथ उठा के बताइए कि कितने लोगों को समय पे जानकारी दी गई थी। किसी एक के भी हाथ नहीं उठे हैं। जी, कमला मेहता के ऑफिस में हम लोग गए थे, तो उस टाइम पे पहला बिल्डर दूसरा था अनीस निज़ाम, उसके बाद कमला से मेहता है। तो हम उसके ऑफिस पे गए, जाके बैठे। बोला साहब आप इसका विकास करने वाले? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर हम काहे के लिए आए? तो बोला साहब आप कुछ मीटिंग नहीं लिए? तो बोला हमने मीटिंग ली है। तो बोला हमारे 4 फ्रेंड है। मैं पूछा आप लोग मीटिंग में गए? तो बोला नहीं। तो बोला आप किसको बुलाए थे मीटिंग के अंदर? हाँ, किसको? भाड़े उतरी लोग को बुलाए थे। फिर बोले उसने अपने मैनेजर को बुलाया। फिर उसको पूछा, बोले क्या बोलता है, इनको बुलाया नहीं। हम लोग वहाँ पैदा हुए, हमको नहीं बुलाया, तो फिर बुलाया किसको? आपके यहाँ पे क्या पब्लिक मीटिंग नहीं ली जाती? पब्लिक मीटिंग होती ही नहीं है किसी को। 2014 से आज तक एक भी मीटिंग वहाँ पे नहीं ली है। सोसाइटी का नाम बता दीजिए। प्रेमनगर ग्रामीण संस्था। और इसके जो चीफ प्रमोटर साहब हैं वो कौन है? शामराव बाबा विचार है। शामराव साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बता। अंगूठा छाप है, उसको खुद को साइन करने नहीं आता है, न पढ़ने आता है।
आप ये बताइए, ये सोसाइटी कितने साल पहले गठित की गई? 97 में हुई थी, 2002 में उसको परमिशन मिला, 2014 में लीगली हो गई हो। 2014 में लीगली हो गई, 2002 में परमिशन मिला और 97 में इसको नियोजित किया गया, मर्यादित 97 में 2011 प्रस्तावित था। आपने आज तक कितनी एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड की है? एक ही बार सिर्फ मीटिंग हुई थी, उसके बाद आज तक उधर पे मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हो गई। सब ये लोग पीछे का साइन लगा के आगे पास आउट करते रहे। एजीएम आज तक लिया नहीं लोग ने, एजीएम आज तक लिया ही नहीं है उन्होंने, तो कैसा अटेंड करेंगे? अच्छा, आप लोगों को क्या बताया गया था आज के 10 साल या 20 साल या 15 साल पहले कि आपके इलाके में किस तरह के मकान होंगे, किस तरह का फ्लैट होगा, उसका ढांचा कैसा होगा, वो कौन से दर्जे का इमारत बनेगा, ऐसा कुछ बताया गया था? बताया गया? कुछ भी नहीं बताया। अभी वहाँ पे 4 बिल्डिंग पास हो गए, लेकिन इनके पास रिकॉर्ड है और वो लोग ने वहाँ पे 8 बिल्डिंग का रिकॉर्ड करके रखे, 8 बिल्डिंग का प्लान शो करके दुनिया को भड़का रहे, फंसा रहे। उनको सीधा रहने वाले को बोलते हैं तेरे को 5वें माले पे 501 नंबर का मिलेगा, तेरे को 4th माले पे 301 मिलेगा। आज तुम लोग देने वाले कौन है? बिल्डिंग के प्लान तुम्हारा मंजूर नहीं है, तुम किस तरह से पब्लिक को फंसा के खाली कर रहे हैं बस। यानी कि यदि यूं कहें कि नेता की भाषा अब विकासक बोलने लगे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चुनाव के दौरान मंच पर जब जनता को संबोधित करते हुए एक नेता बोलना शुरू करता है तो कहते हैं जुबान में हड्डी नहीं होता, उसके जितने बस में आता है वो उतने वादे कर देता है, लेकिन जब जीत के जाता है तो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। और हम इस सफर को जारी रखेंगे, लेकिन इसमें फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जाएंगे तो कुछ और भी महिलाएं हैं, और भी पुरुष हैं, और भी लोग हैं, उनकी एक एक दास्तान हम सुनेंगे। चूंकि ये मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि मुंबई के विले पार्ले पश्चिम स्थित इरला के प्रेम नगर में जो विकास कार्य चल रहा है उसकी रफ्तार इतनी कछुए की भांति है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके इलाके में आखिर चल क्या रहा है। हमने वॉचडॉग फाउंडेशन के अध्यक्ष निकोलस अल्मेडा साहब की प्रतिक्रिया ली। यहाँ पर वॉचडॉग फाउंडेशन के परचम तले लोग अपने चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नकाब पहनकर खड़े हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपने मन की इस वेदना को साझा करने के लिए सीईओ, सारे कलेक्टर, तहसीलदार, तमाम लोगों के साथ इन्होंने इनका एक शिष्टमंडल जाकर मिला, लेकिन उनकी बातों से ये संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। लिहाजा अब इन्होंने संकल्प लिया है कि इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। बड़े संक्षेप में आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रश्मि। बेटा आगे आओ। रश्मि बेटा, आप ये बताओ आप कहाँ रहते हो? मैं इरला में रहती हूँ, प्रेम नगर। आपकी उम्र क्या है? 18। आपको कब पता चला कि आपके इलाके में बिल्डिंग बनने वाली है? बहुत पहले से चल रहा है ये, नए नए बिल्डर्स आ रहे हैं, घर बांधेंगे, अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। वो क्या रहा है? हो क्या रहा है आप किसी को भी नहीं पता, भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके माता पिता से आपने पूछा? हाँ मैंने पूछा। क्या कहा उन्होंने? वो भी कह रहे हैं कि अभी बेटा तुझे क्या बताऊं, भ्रष्टाचार हो रहा है खाली। ये वो बच्ची है जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी। कहा जाता है युवाओं के हाथ में देश का भविष्य होता है, लेकिन युवा जो है बड़े पैमाने पर अवेयर नहीं है कि यहाँ पर ये कौन सी स्कीम चल रही है, कौन सा डेवलपर है, किस तरह की LOI उसने हासिल की है, एनेक्सर 2 बना भी है या नहीं बना है, और उसमें एलिजिबल है तो कितने हैं, नॉन एलिजिबल है तो कितने हैं। एक शिष्टमंडल लेकर निकोलस अल्मेडा साहब सीईओ SRA से मुलाकात करके आए हैं। आपसे एक बात जानना चाहेंगे। कुछ दिन पहले हमने विश्वस्त सूत्रों से ये सुना था, विश्वास पाटिल साहब ने जाने से पहले कई फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है कि कुछ तो ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि लंबित पड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कितनी जानकारी है आपको? सर जानकारी प्रेस के माध्यम से तो बहुत है सर, लेकिन मैं क्या बताता हूँ, अभी भी मुझे लगता है विश्वास पाटिल का फाइल दब जाएगा किधर न किधर, क्यों आजकल वजन रखेगा ना साहब तो फाइल गायब हो जाता है। नहीं, वजन तो रखेंगे, फाइल गायब हो जाता है, लेकिन सच के बादलों में झूठ के सूरज को कब तक छिपाया जा सकता है निकोलस अल्मेडा साहब? ये तो बम्बई में सब आप देखते हैं, हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र के अंदर ये तो लॉलीपॉप देने का काम ही करते हैं ना सर। हमारे साथ यहाँ पर
और भी जी जी कुछ कह रहे थे। जैसे कि आपने कहा कि लोगों का भाई सच का बादल आसमान पे है, भाई सच हमेशा जीतता है, लेकिन सच कब जिएगा? जब सामने वाला कब्र में जाएगा, मरेगा और उसकी हड्डी सड़ेगी, फिर उसके बाद तीसरा कोई आके खड़ा होगा, तब बोला जाएगा भाई सच जीत गया। तो उस सच का क्या मतलब है और किस सच का क्या फायदा? आज मेरी दाढ़ी पक गई, लोगों के बाल पक गए, लोगों के बच्चे बूढ़े से जवान से बड़े बूढ़े हो गए, लेकिन वहीं के वहीं रहे। और बिल्डर ने जिस तरह से भी आपने बताया कि मैंने भूतपूर्व पहले अशोक भाऊ जादव और सुधाकर शेट्टी के साथ में मैंने एक स्टेज पे देखा था, स्पीच कर रहे थे सुधाकर शेट्टी जी और अशोक भाऊ जादव कि आपने क्या किया, अलमेड़ा साहब से आपने पूछा उनसे, तो वो स्पीच की दास्तां मैं आपको बताता हूँ। वो स्पीच की दास्तां ये है कि उस दौरान पे उस मीटिंग के अंदर हमारे प्रिय अशोक भाऊ जादव एमएलए कारपोरेटर जो हमारे लिए आज के जो सेवक थे, हमारे लोगों के घर पे झोपड़े पे छाया बनाने का जो प्लानिंग कर रहे थे, वो भी मिल गए उनसे। उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ी कमाई नोट ली और किनारे हुए उन्होंने आरक्षण किया उनको, और लोग बिल्डर के साथ में मिलकर उन्होंने हमें झूठी सहानुभूति दी, कहा हम तुम्हें घर के बदले घर देंगे। और वही बिल्डर कहा कि हम तुमको यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, ये मेरा बियर बार है दीपा रेस्टोरेंट, इस दीपा रेस्टोरेंट का मालिक मैं हूँ और यहाँ पे मैं बचपन से जवान हुआ हूँ, इसी के छत्र छाया में मैं खाया हूँ, तुम लोग यहाँ के रहने वाले हो और मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन आज वही बिल्डर ने हमें 3 बिल्डरों के साथ में हाथों में बेच दिया। हमको खुद नहीं पता कि तीसरा बिल्डर है कौन। आज चौथा बिल्डर भी आने वाला, पहले पता चला सुधाकर, अब सुधाकर के बाद दीवान, अब दीवान के बाद पता नहीं कौन, और चौथा आने वाला है कोई महाराष्ट्र भाई साहब, पता भी नहीं। और आज हम अभी यहाँ आते हैं, सारे में खड़े हो जाते हैं कि भाई आप हमसे कोऑपरेट करिए। हम जानते हैं कि यहाँ के लोग जितने भी हैं अनशिक्षित नहीं है, शिक्षित हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कायदे कानून से कैसे लड़ा जाता है। हम जाते हैं साहब के पास और कहते हैं कि प्लीज़ हमारे बातों को अपनी नज़र में रखिए और उसका उदाहरण हमें बताइए कि हमें सहयोग दीजिए कि हमें कहाँ जाना है, और थोड़ा हम लोग गरीबों के ऊपर जो आप अत्याचार हो रहा है उसे रोकिए। लेकिन उन्होंने साहब कह दिया कि ये हमारा काम नहीं है, आप खुद करिए जो करना है आपको। मिला के योजना तो बनाई गई है, लेकिन योजना को सफल बनाने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए वो रास्ता अब तक नहीं बन पाया है। और इन्होंने साफ तौर पर अपनी जो पीड़ा है, कहते हैं सब्र का बांध जब टूटता है तो हर वो चीज बाहर आती है, और लगभग हर वो चीज बाहर निकल रही है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बिल्डर आए हैं, लेकिन विकास कौन करेगा, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसे में सूबे की सरकार को ये समझना और सोचना बेहद जरूरी होगा, चूंकि ये मामला प्रेम नगर वासियों का है। आपका नाम क्या है मैडम? माया निर्मल। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? हम लोग 7 लोग हैं। इस समय आपके यहाँ पे जो विकास कार्य चल रहा है, क्या इसकी जानकारी आपको थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको थी जानकारी? नहीं। हमारे वहाँ तो रोज हम लोग को धमकी देते हैं, आके घर में जाके देते हैं। धमकी देता है? कमेटी वाले बोलते हैं कि आप पहले तो हमें 20 तारीख का समय दिया कि हम बुलडोजर चला देंगे, खाली कर दीजिए। बुलडोजर चलाने की बात कौन करता है? कमेटी वाले करते हैं। बुलडोजर चलाने की बात तो करते हैं, क्या इस तरह की कोई नोटिस आपको दी गई है? नोटिस हमें अभी मिली है, 4-5 दिन पहले मिली हुई नोटिस है कि 7 दिन में आप इसका कुछ करिए, पर हमें जाए कहाँ नोटिस आई है, हमें उसका तो कुछ मिल नहीं रहा है। ये किस नोटिस की बात कर रहे हैं सर? यस, पहला कमेटी ने नोटिस दिया, कमेटी पर बिल्डर ने नोटिस दिया, बिल्डर के बाउंसर आते हैं और उनके बॉडीगार्ड आते हैं, बोलते हैं आज का 4 दिन में खाली करो, नहीं खाली करेगा तो हम लोग बुलडोजर लगा के तोड़ देंगे। वैसे एक बात समझ में नहीं आती है कि जिन गरीबों का पुनर्वास किया जाना है, उनके इलाके में बाउंसर क्यों तैनात किए जाते हैं? नहीं तो सर, वहां पर गुंडों की फौज क्यों इकट्ठी होती है? दहशत फैलाने के लिए लोग जो है तैयार है। इनका विरोध किसी एसआरए को लेकर नहीं है, इनका विरोध किसी विकास को लेकर नहीं है, इनका विरोध उस भ्रष्टाचार को लेकर है जो मनी और मसल्स पावर के दम पर किया गया है, और इसे बाहर निकालना वक्त की जरूरत है। मामला इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन क्या सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब इस गंभीर मसले पर जांच गठित करेंगे या फिर इस पर किसी मजिस्ट्रेट चेकिंग की बात? एक आपसे बात जानना चाहेंगे, वॉचडॉग फाउंडेशन का फाइनल स्टैंड क्या होगा? क्या ये मामला लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये कोर्ट की दहलीज पर नहीं पहुंचना चाहिए? सर, मैं आखिरी मेरा हथियार है, सुप्रीम कोर्ट में मैं जाने वाला हूँ आने वाले दिन के अंदर। हम सब का कागज पत्र सब हमारा आरटीआई से अभी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस निकालते हैं। हम सिर्फ अभी मुख्यमंत्री से एक ही मांग करते हैं, हाथ जोड़ के मांग करते हैं कि आप इसके अंदर सीबीआई इंक्वायरी लगाओ, नहीं तो आने वाले दिन के अंदर ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर हम लोग आज़ाद मैदान पे बताएंगे। कुल मिलाकर जिसका दुम उठाया सबके सब मादा निकले। इन्होंने जिस पर विश्वास किया उसने इनके साथ विश्वासघात किया, और
जी हमारी पूरी कंपनी ही चोर है, भ्रष्टाचारी है, क्योंकि उनको सब बिल्डर ही पैसा देता है, सब कुछ करता है और गरीबों को बेघर करने का पूरा आइडिया बिल्डर की तरफ से ही आता है। कमेटी हाँ सॉरी, हर आदमी को महीना 20 से 25 हजार रुपया इनको पगार मिलता है। हाँ। बड़े आदमी को 40,000, 20,000, 50,000 गए 10 साल से लोग पगार खा रहे, इसलिए लोग बेचते रहने का, पगार खाते रहने। कमेटी का एक ही आदमी या औरत या आदमी कोई काम पे नहीं है, ये लोग सिर्फ पगार महीना खाने का और जैसा बिल्डर बोले वैसा करते रहने का। कुल मिलाकर मामला बेहद गंभीर है और हमारा ये वादा है कि इस प्रोग्राम को हम अपने टीवी न्यूज चैनल पर तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक कि सीईओ एसआरए अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं जाते। नगर विकास में जो आईएएस अधिकारी बैठा हुआ है, हम उसके पास भी जाएंगे। मुख्यमंत्री साहब, हम आपके पास भी आएंगे, क्योंकि आपको 2019 की जो बेसब्री से इंतजार है, तैयारी है आप कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनका भी एक अभिन्न योगदान है। और आज बरसात का मौसम है, यदि इनका मकान तोड़ दिया गया तो इस भीषण बरसात में ये अपने परिवार के साथ कहां जाएंगे? तोड़ दिया गया जी हाँ, हमें बोले हैं कि 5 तारीख को मकान टूटे हैं कितने? कम से कम बोले तो आज के तारीख में 200 से 250 घर टूट गए हैं बरसात के दिन, 400 के ऊपर घर टूट गए। कहाँ रहते हैं? वो सारे के सारे भगा दिए, जाओ जहाँ मन में आता अपने मन के हिसाब से घर लो और जाके रहिए। ट्रांजिट कैंप या किराया? जिस काम मुझे बताइए 1400 घर, 1450 घर या 1472 घर जो भी पास है कायदे का, 1650 घर के अंदर अगर ट्रांजिट कैंप अगर हमारी सरकार बनाती है तो कम से कम 300 से 400 घर बनाना उसको वाजिबी है और हक है उसको। लेकिन 300 से 400 घर के अंदर बनाने की जगह पे सिर्फ 35 घर बनाया गया और 35 घर के अंदर भी नंबर चुन के दिया जा रहा है कि कौन से आदमी को देना चाहिए। वो उस आदमी को ही घर दे रहे हैं जो ज्यादा उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो ज्यादा उनको तकलीफ दे रहा है, जो ज्यादा डिस्टर्बिंग कर रहा है, उनको दे रहे हैं। उनको पक्षपात है। और पतरे से और जिन जिन घरों को तोड़ा गया वो सारे घरों को पतरा लगा के उसको बाउंड्री मार के सबको वैकेंट करके खाली करके देने का उनके टैंकी सब बना है, उसके अंदर ना पानी है, ना लाइट है, ना संडास है। टैंकर से पानी आता है, हंडे लेके चौथा पांचवा मारते और लोग हंडे ले लेके ऊपर टैंकर का पानी पीते हैं आप लोग? टैंकर का पानी पीते हैं, वो ट्रांजिट कैंप के अंदर देता है। कम से कम तोड़ के नोटिस दे रहा, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, ऐसे नोटिस दे रहा वो लोग। अरे 15 दिन ट्रांजिट का बन के हो गया, 15 दिन के यहाँ पे 2 औरत लोग मर गए। आज एक डेट हो गई, 4 दिन पहले वो ट्रांजिट में डेट हो गई थी। पानी नहीं है, गंदा पानी है, वो टैंकर वाला कहाँ से भर के लाता, वो पानी दे दे के आदमी मर रहे। बस नियम के हिसाब से 36-38 का जो नोटिस है, 38-38 का वो नोटिस के विधान के हिसाब से बरसात के महीने में किसी को घर से बेघर नहीं करना, सारे बिल्डर के प्रोजेक्ट रुक जाना वाजिबी है। लेकिन ये मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, ये एसआरए गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि अगर तुमने ये प्रावधान बनाया है कि बरसात में किसी को बेघर नहीं करना, तो फिर क्यों इन लोगों को बेघर किया जा रहा है और तुम्हारा प्रोजेक्ट अभी तक क्यों नहीं रुका? जाहिर है बरसात का मौसम है और बारिश में न सड़कों की खुदाई हो सकती है, न किसी घर का डेमोलेशन हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को डराया क्यों जा रहा है? उनको मकानों से निकाल कर उस घर को जमींदोज करने की धमकी क्यों दी जा रही है? जी हम आपके इन 24 न्यूज का आभार मानना चाहते हैं कि हमारी जो व्यथा है वो आपके जरिए पंतप्रधान साहब के सामने जाए और हमको न्याय मुख्यमंत्री के पास जाए और हम जाएगी, मुख्यमंत्री साहब ध्यान दें, बिल्कुल जाएगी। लेकिन हम ऐसे कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मीडिया आई चली गई, मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने हमें न्याय नहीं दिलाया। ऐसे लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, ना ही हम न्यायपालिका है, ना ही कार्यपालिका, ना ही विधायिका। इस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारतवर्ष के हम है चतुर्थ स्तंभ, जिसे कहा जाता है पत्रकारिता। खबर पूरी पारदर्शिता से, वो जितनी भी छुपाने की कोशिश की जाएगी वो नहीं छिपेगी, बदस्तूर जारी रहेगी। इन 24 न्यूज का ये वादा है कि जब तक जब तक ये मामला आगे बढ़ेगा तब तक इस मामले को हम अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे। पहले तो बोलते हैं कि रूम पात्र करो, पात्र होने के बाद में बोलते हैं शिफ्टिंग चाहिए क्या भाड़ा चाहिए। तो जिसको शिफ्टिंग देते हैं वो शिफ्टिंग नहीं देते हैं। मुझे एक लेटर ऐसा दिया है शिफ्टिंग के लिए, अब मैं माड़ा में लेकर आके इधर बता रहे तो बोले ये शिफ्टिंग का लेटर नहीं है, तुमको कौन सा लेटर दिया है? हाँ, और मैं 20 बरस से रहती हूँ वहाँ पे। मैडम ये लेटर किसने दिया आपको? कमेटी वाले ने दिया है, जिसने कमेटी ने दिया। कमेटी ने दिया है। लेटर आपने एसआरए को दिखाया तो क्या बोले? मैडम ने क्या बोला, ये तुम्हारा एग्रीमेंट ही झूठा है, जो एग्रीमेंट तुम्हारे लिए बना है वही झूठा है। जिसको मुखिया बनाया जा रहा है वही चोर निकल रहा है। कमेटी मेंबरान इनके साथ क्या कर रहे हैं ये बताने के प्रयास। एक बात, एग्रीमेंट एक जन का हो रहा है, हमारा एग्रीमेंट हो रहा था, हमारा फोटो लग रहा है, बिल्डर दूसरा है, कमेटी का चेयरमैन दूसरा है। अभी बाद में हम लोग को बोल रहे हैं कि सुधाकर शेट्टी है। सुधाकर शेट्टी अभी सुनने में आया कि अभी नहीं है। तो अभी हम लोग जाएंगे तो 2 साल के बाद किसके पास जाएंगे? आप ये बताइए, पेपर के साथ छेड़छाड़ किया गया है। वही तो पेपर ही हमारे डुप्लीकेट बना रहा है। बहुत ज्यादा
किसी सरकारी महकमे में उसका इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ IPC 467 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इस मामले में क्या इस मामले की जांच नहीं बिठानी चाहिए? जी 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 बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग खाली नहीं करोगे 5 तारीख को आने वाले और उसके बाद बुलडोजर चला देंगे। हम लोग तैयार है, बुलडोजर हम अपने आप पर चला लेंगे पर घर पे नहीं चलाने देंगे। हम लोग सो जाएंगे, बुलडोजर के नीचे ला जाएंगे, लेकिन घर में सोने जाएंगे तो हम जाएंगे तो अपने बच्चे लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से इकट्ठा किए पैसे से हमने एक आशियाना बनाया और हर व्यक्ति अपने लाइफ में अपनी जिंदगी में एक आशियाना बनाता है अपने उज्जवल परिवार के लिए, भविष्य के लिए। लेकिन इनके आशियाना वो समय से पहले ही छीनने की कवायद जारी है। हमारे इस आज के सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर, लेकिन इस कार्यक्रम से विदा लेने से पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं। जिन जिन पर ये आरोप है उन तक पहुंचेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि मामला फंस कहाँ रहा है। कहते हैं कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। कई ऐसे मामलों में हमने सुना है कि विकासक हाथ उठाकर कहता है कि उसके पास विकास करने के लिए पैसे ही नहीं है। कहीं कहीं हमें यह मालूम पड़ता है कि लोगों के एक मकान है, लेकिन लोग एक मकान के बदले कोई 2 मकान, कोई 3 मकान ले रहा है, इसलिए हम विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री के साथ कुछ NGO का भी यह कहना है कि जिस इलाके में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य शुरू होता है, उन इलाकों में स्थानीय आमदार, स्थानीय खासदार, स्थानीय नगर सेवक की भूमिका क्यों इन्हें इसमें इन्वॉल्व किया जाता है? शायद यही एक बड़ा कारण है कि समय रहते विकास नहीं हो पाता। हमारे इस आज के खास कार्यक्रम में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मुझे संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।